नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में। मेरा नाम है खुशहाल। आज फिर से हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बीते सप्ताह में जितने भी देश प्रदेश, जितनी भी अवस्थिति चर्चा में रही है, उन पर आधारित सवालों के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। तो हमने पिछले सेशन में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था कि भारत के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट था कि भारत के पूर्वी तट पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं महाद्वीपीय मग्न तट को। हम अच्छे से जानते हैं, हमने ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ा है कि तट के निकट लगभग 200 मीटर की गहराई तक क्या होता है, ये महाद्वीपीय मग्न तट होता है। अब जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के स्लोप के कारण, ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के स्लोप के कारण क्या है, गहराई जो है वो तट के समीप मिल जाती है। तो इस वजह से हम जानते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पूर्वी तट की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो पूर्वी तट पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। तो इसे भी अगर हम मैप से देखें तो देखिए, ये मग्न तट की चौड़ाई यहाँ तो बहुत कम है, इतनी ज्यादा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि यहाँ पर अधिक है। क्योंकि पूर्वी जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, वो उथला है, कुछ दूरी तक उथला है। इस वजह से जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि चौड़ाई पूर्वी तट पर नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर अधिक है। तो इस लिहाज से जो हमारा कथन सही है पूछा गया है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा केवल एक। अब बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। स्टेटमेंट है कि ट्यूनीशिया में हाल ही में प्रस्तावित नवीन संविधान के संदर्भ में संवैधानिक विधियों के प्रोफेसर सदोक बेलेद ने कहा कि इसके कुछ अध्याय शर्मनाक तानाशाही शासन का मार्ग प्रशस्त क्या है, कर सकते हैं। तो ट्यूनीशिया के बारे में बात हुई है। अब सवाल देखते हैं। यह अफ्रीकी महाद्वीप के भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में सबसे छोटा है। जिस भी देश की बात हो रही है वो अफ्रीकी महाद्वीप के भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, और क्या है, तट पर स्थित जितने भी, यानी भूमध्य सागर के तट पर जितने भी अफ्रीकी देश हैं उनमें सबसे छोटा है। साथ ही इस देश में अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु भी स्थित है। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा बिंदु स्थित है, उत्तरतम बिंदु स्थित है। इसको भी देख लेते हैं। यह इटली के एक प्रमुख द्वीप सिसिली, हम सिसिली जानते हैं, सिसिली के सबसे नजदीक का अफ्रीकी देश है। सिसिली के बारे में आपको ये होमवर्क करना है कि सिसिली क्यों चर्चित रहता है, कौन सा ज्वालामुखी है जो वहां पर उपस्थित है, उसके बारे में आप देखिएगा मैप पर। और इसके पूर्व में गेप्स की खाड़ी स्थित है। तो इन सब कंडीशन पर जो खरा उतरेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो व्याख्या के आधार पर किस देश के संदर्भ में यह बात सही प्रतीत हो रही है, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और सीरिया। तो सबसे पहले एक बार मैप पे नजर डालते हैं। तो देखिए, पहली बार जो कही गई है भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में सबसे छोटा, तो ये है भूमध्य सागर। ठीक, कौन कौन से देश, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक, अब इन सब में सबसे छोटा कौन है, ट्यूनीशिया है। पहली कंडीशन पे कौन खरा उतर रहा है, ट्यूनीशिया। दूसरा जो व्याख्या है उसमें दूसरा बिंदु क्या है कि अफ्रीकी महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु भी यहीं पर क्या है, स्थित है। तो रास बेन सेका ये उत्तरतम बिंदु है, यहां इसका नाम है रास बेन सेका। ठीक, तो वो भी कहां पर है, ट्यूनीशिया में है। उसके अलावा यह इटली के एक प्रमुख द्वीप सिसिली के सबसे नजदीक का अफ्रीकी देश है, और इसके पूर्व में गेप्स की खाड़ी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इटली का ये द्वीप है सिसिली, और इसके सबसे करीबी जो अफ्रीकी देश है वो कौन है, अगेन ट्यूनीशिया, और इसके पूर्व में गल्फ ऑफ गेप्स यानी गेप्स की खाड़ी है। तो सभी कंडीशन को कौन पूरा कर रहा है, ट्यूनीशिया पूरा कर रहा है। तो उत्तर भी क्या होगा, बी ऑप्शन, ट्यूनीशिया।
जब हमने सवाल पढ़ना शुरू करा तब भी हम जानते थे कि उत्तर तो ट्यूनेशिया ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है, जो हमने न्यूज़ ली है वो ट्यूनेशिया के बारे में ली है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था कि जो भी ये व्याख्या है उनको हम एक बार मैप पे देखें। मैप पे देखा तो हमने एक नई चीज़ जानी, रासबेन सैका, उसके अलावा हमने समझा सीसली। तो इस लिहाज से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर भले ही आपको पता हो, लेकिन व्याख्या में कुछ नई चीजें आपके सामने आती हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट के नेताओं ने माली पर लगाए गए आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटा दिया है। ऐसा उन्होंने सैन्य शासन के द्वारा 24 महीने में सत्ता के हस्तांतरण के वायदे एवं नए चुनाव कानूनों के प्रकाशन के बाद किया है। अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। और कौन कौन से देश हैं? अगेन अफ्रीकी देश हैं, घाना, बेनिन, टोगो, आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया। अब हमको इनका क्या करना है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो जल्दी से एक बार मैप पे नजर दौड़ाते हैं। पश्चिम से पूर्व, और सबसे पहले क्या है? लाइबेरिया। उसके बाद क्या है? आइवरी कोस्ट, यानी जिसे कोटे डिवरी भी कहते हैं। उसके बाद घाना, फिर टोंगो और फिर बेनिन। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम हो गया लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो और फिर बेनिन। वापस चलते हैं। लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, उसके बाद घाना, उसके बाद टोगो और फिर बेनिन। 54132, 54132 ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। ये क्रम आपको याद रखना है, चाहे पश्चिम से पूर्व के बारे में पूछा जाए या पूर्व से पश्चिम के। अब बेनिन पर ही आधारित एक सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेनिन क्यों अभी न्यूज में है। तो हाल ही में जर्मनी और नाइजीरिया ने बर्लिन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1897 में बेनिन साम्राज्य के शाही महल से लूटे गए बेनिन ब्रॉन्जेस की वापसी सुनिश्चित होगी। ये असल में कांस्य की मूर्तियां हैं, कांस्य की मूर्तियां हैं। ठीक, तो जर्मनी ने कहा है कि वो लौटा देगा जो भी उसके पास कांस्य की मूर्तियां हैं। अब ये मूर्तियां वहां पहुंची कैसे, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। पूर्ववर्ती बेनिन साम्राज्य की राजधानी बेनिन सिटी वर्तमान बेनिन की राजधानी है। दूसरा, नाइजर नदी का निकास गिनी की खाड़ी में है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी राजधानी उन्हीं के नाम पर है, सिर्फ उसमें सिटी वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ देखने से हमें लगेगा कि बेनिन की राजधानी बेनिन सिटी हो सकती है, लेकिन ये समझना है कि बेनिन सिटी देश अवस्थित जरूर है, लेकिन बेनिन में नहीं है। दरअसल जो 1897 की यहाँ पर जो बात हुई है, जो यूके था उसका आधिपत्य था इस पूरे क्षेत्र पर, और उस समय बेनिन यहाँ तक नहीं था महदूद, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में क्या था? ये बेनिन कहलाया जाता था पूरा क्षेत्र। इस पर यूनाइटेड किंगडम का क्या था? आधिपत्य था। यहाँ पर जैसे भारत में था ऐसे ही यहाँ पर था। तो यहाँ से जितनी कांस्य की मूर्तियां थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे देश के सामने उसे प्रस्तुत किया। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी एग्जीबिशंस लगाई गई और बहुत सारे देशों को वो कांस्य की मूर्तियां दी गई। उन्हीं में से जर्मनी ने पहल की है कि जो उनके पास मूर्तियां हैं वो उनको क्या करेगा? लौटाएगा, क्योंकि वो मूर्तियां अब किस देश, ये जो बेनिन सिटी है ना, ये अब नाइजीरिया के अंतर्गत है। तो करार किसके साथ होगा? बेनिन के साथ या नाइजीरिया के? वर्तमान के जो नाइजीरिया है उसके अंतर्गत, उस देश के अंतर्गत ही बेनिन सिटी आती है। तो करार किसके साथ हुआ है? नाइजीरिया के साथ हुआ है। इसलिए ये बेनिन सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ध्यान रखना है कि बेनिन की राजधानी क्या है? बेनिन की राजधानी है पोर्तो नोवो, ना कि बेनिन सिटी। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट गलत। अब नाइजर नदी का निकास गिनी की खाड़ी में है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसे मैप पे एक बार हम देख भी लेते हैं। हमने पहले भी नाइजर नदी की व्याख्या की है। तो ये देखिए, यहाँ पर निकास है गल्फ ऑफ गिनी में, डेल्टा ऑफ नाइजर ये रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। कथन कैसा पूछा है? सही पूछा है। हमेशा सही पूछा है या गलत पूछा है तो उसको हमें अंडरलाइन करना है, ये मैंडेटरी है।
तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? केवल 2। तो उत्तर क्या होगा? बी। अगला स्टेटमेंट देखते हैं और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी। हाल ही में बोनी नामक एक हैरिकेन अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होकर मध्य अमेरिकी देशों से होते हुए कहां पर प्रवेश कर गया है? प्रशांत महासागर में, जिसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ठीक है, ये हैरिकेन है, अटलांटिक महासागर से उत्पन्न हुआ है। तो प्रश्न क्या है कि बोनी हैरिकेन की तरह का ही एक अन्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अफ्रीका के तट के निकट उत्तरी अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। यह पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा में गमन करते हुए दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी तट को स्पर्श करता है। तत्पश्चात यह चक्रवात ठीक पश्चिम दिशा में गमन करता हुआ प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में किस मध्य अमेरिकी देश के इस चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना न्यूनतम है? देखिए, कल्पना पर आधारित ये सवाल है। सवाल देखने में बहुत बड़ा और टिपिकल लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है जब आप एक बार इसको एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और मैप पर इसे टिक करते जाएंगे। तो देखिए, कहा गया है कि कहां से उत्पन्न हुआ है ये चक्रवात? अफ्रीका के तट के निकट उत्तरी अटलांटिक महासागर से उत्पन्न हुआ है, यानी यहां इस क्षेत्र से बात कही गई है कि यहां से ये उत्पन्न हुआ है। अब यह पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा में गमन करते हुए, पहले गमन करवा देते हैं, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा यही होगी। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, यानी उत्तर पश्चिम हुआ। कहा जा रहा है अटलांटिक महासागर से उत्पन्न हुआ, यहां तक हो गया ना। दक्षिण अमेरिकी भूमि, मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी तट को स्पर्श करता है, यानी दक्षिण अमेरिका ये उसकी सबसे उत्तर, जो उत्तरतम बिंदु है उसको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे क्या है? नॉर्थेस्ट पॉइंट है। ठीक, उसके बाद कहा गया है यह चक्रवात ठीक पश्चिम दिशा में गमन करता है, यानी फिर से कहां जाएगा? इसी तरफ जाएगा। और क्या हो रहा है? प्रशांत महासागर में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और कहां चला गया? प्रशांत महासागर में। ठीक, तो ये इसका रूट हो गया। अब कहा यह गया है कि कौन सा देश है जो सबसे न्यूनतम प्रभावित होगा। तो देखते हैं कौन कौन से देश दिए गए हैं। एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ या पनामा। तो देखिए, एल साल्वाडोर कहाँ है? ये रहा, तो ये तो बिल्कुल प्रभावित होगा। ठीक, दूसरा देश क्या दिया गया है? होंडुरास और निकारागुआ। तो होंडुरास ये रहा और निकारागुआ ये रहा, ये तो बिल्कुल इसके सबसे करीबी हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब जो अंतिम ऑप्शन है हमारे पास पनामा, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर चक्रवात बिल्कुल सीधा नहीं चलता है, लेकिन समझने के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, लगभग यही पाथ हमें सवाल में दिया भी है। तो जब ये ऐसे चल रहा है तो पनामा यहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो सबसे न्यूनतम जो प्रभावित होगा, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि और सभी ऑप्शंस तो कहाँ है? यहीं पर हैं, बिल्कुल इसी पोर्शन में है। तो सबसे न्यूनतम जो प्रभावित हो सकता है, वो कौन प्रभावित हो सकता है? वो है पनामा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पनामा। काल्पनिक सवाल है, ऐसा नहीं है, प्रभावित होने को प्रभावित हो भी जाएगा, लेकिन क्योंकि सवाल में मेंशन हुआ है कि न्यूनतम कौन होगा, तो अगर प्रभावित होगा भी तो सबसे न्यूनतम पनामा होगा। नाटो ने पहली बार चीन को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग की महत्वाकांक्षाएं और इसकी जबरदस्ती वाली नीतियां पश्चिमी देशों के हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती हैं। तो हमें कुछ युग्म दिए गए हैं जिन पे हमें विचार करना है। इसमें मैप की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा ये एकेडमिक सवाल है जो हम अपने सिलेबस में कवर करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि द्विराष्ट्र समाधान क्या है, एक देश दो प्रणाली क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। अब इन कॉन्सेप्ट पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये किससे संबंधित है उस पर बात करेंगे। तो द्विराष्ट्र समाधान क्या भारत पाकिस्तान के संबंधित क्षेत्र से है? नहीं, द्विराष्ट्र समाधान तो इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। हम जानते हैं, इसे मैप पे भी देखें तो ये मैप है। तो जब बंटवारा हुआ उस समय से ये चर्चित रहा। उसके बाद अगर हम देखें इजराइल फिलिस्तीन वाला, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये है जो एक
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो समय समय पर डिफरेंट ईयर्स में जो मैप की लोकेशन रही है तो वो ये रही है। तो ये हिस्टोरियन फिलिस्तीन है। उसके बाद 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान के तहत ये हो गया फिलिस्तीन और बाकी में कौन आ गया, इजराइल। उसके बाद 67 में कंडीशन, ये फिलिस्तीन, बाकी में कौन आ गया, इजराइल। ये गाजा स्ट्रिप जो बहुत चर्चा में रहती है ना। और उसके बाद 2020 में अगेन ये फिलिस्तीन, जो हरा हिस्सा दिख रहा है ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, बाकी जगह पर कौन है, इजराइल है। तो ये जो हमारा मिलान है इसमें क्या हुआ, द्विराष्ट्र समाधान है इजराइल फिलिस्तीन के लिए जो हमने देखा, और द्विराष्ट्र सिद्धांत भारत पाकिस्तान के। तो ये और ये तो हो गए हमारे गलत। सुमेलित पूछा है, एक देश दो प्रणाली संबंधित है चीन, हांगकांग व मकाऊ से। तो ये बिल्कुल सही है। चीन, हांगकांग, मकाऊ की अवस्थिति एक बार देख लेते हैं। चीन, हांगकांग और मकाऊ, ठीक। तो यहां पर क्या है, यहां पर है एक देश दो प्रणाली। तो हमारा जो सही कूट हुआ कौन सा हुआ, केवल बी यानी 2। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में इटली ने सूखे से निपटने के लिए अपने 5 क्षेत्रों में आपातकाल की क्या की है, घोषणा की है। तो अब सवाल है, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी जलवायुवीय विशेषताएं दी गई है। ब्रिटेन, इटली, पूर्वी चीन और जकार्ता। और कुछ दिया गया है इधर, अत्यंत कम वार्षिक तापांतर, अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, वर्ष भर नम जलवायु और अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में। देखिए ये सब अगेन हमने भूगोल में बहुत अच्छे से डिटेल में अपने सिलेबस में कवर किया होगा, क्लासरूम प्रोग्राम्स में, है ना। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जलवायु क्या होते हैं, प्रदेश होते हैं। जैसे ब्रिटेन जलवायु प्रदेश एक अलग से है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ वर्ष भर हल्की हल्की बारिश होती रहती है और जलवायु कैसी रहती है, मौसम कैसा रहता है, नम रहता है। तो वर्ष भर नम जलवायु, तो ये है ब्रिटेन की विशेषता, है ना। तो वर्ष भर नम जलवायु ब्रिटेन में रहती है। अब देखिए ब्रिटेन का जो हमने मिलान किया है वो सी करते ही हमारा उत्तर तो आ जाता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट का सी एक ही ऑप्शन में है, तो उत्तर तो हमारा आ गया सी। कई बार ये काम कर जाती है ट्रिक, लेकिन कई बार नहीं करती है, तो हमें देखना सबको पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूजन किस किस के बीच हो सकता है, ब्रिटेन और जकार्ता, क्योंकि जकार्ता में भी क्या होता है, वर्ष भर नम जलवायु होती है। लेकिन जकार्ता में वर्ष भर नम जलवायु के अलावा जो एक उसका महत्वपूर्ण एक क्वालिटी और है, एक विशेषता और है, वो क्या है, यहाँ तापांतर, जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत कम होता है। यहाँ लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान रहता है, इसी के आसपास 22, 24, 25 इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो तापांतर जो है वार्षिक वो बहुत कम है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात हो गई जकार्ता के लिए, प्लस नम जलवायु तो होगी ही। लेकिन नम जलवायु वाला कैरेक्टर अगर ब्रिटेन है तो उसके पास जाएगा, और जकार्ता के लिए हो जाएगा फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इटली है, यहाँ ये कैसा देश है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में क्या पाया जाता है, वहां पर अधिकांश वर्षा जो होती है वो कब होती है, शीत ऋतु में होती है। तो इटली के लिए डी। और पूर्वी चीन, हम जानते हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश हमने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए भूगोल की किताब में, बहुत विस्तार से ये चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। तो अगेन हमारा उत्तर तो निकल के आ ही गया था, लेकिन फिर से सेकंड का क्या है, डी है, थर्ड का क्या है, बी है, और फोर्थ का क्या है, जकार्ता का ए है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक मैप है जिसमें डिफरेंट क्या दिखाए गए हैं, क्लाइमेट कंडीशंस दिखाई गई हैं डिफरेंट कंट्रीज की। सवाल देखते हैं अगला। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सद्भावना के संकेत के तौर पर आउटक्रॉप से हटने का फैसला किया है। तो यह स्पष्ट हो सके कि मॉस्को मानवीय गलियारा खोलने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में बाधा नहीं डाल रहा है। तो अब सवाल देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में खबरों में रहा स्नेक द्वीप, यानी इसका दूसरा नाम है जिम्नी द्वीप, तो कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। देखिए स्नेक द्वीप जो है ना, एक और स्नेक द्वीप है जो ब्राजील के पूर्वी तट पर अवस्थित है, और वहां इतने सांप पाए जाते हैं कि वहां ह्यूमन का इंटरफेयर मना है, वहां ह्यूमन का जाना मना है, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इतने ज्यादा सांप पाए जाते हैं, आप ट्राई भी मत करना जाने का।
तो जो स्नेक द्वीप है, लेकिन ये एक और स्नेक द्वीप है जिसकी अवस्थिति कहाँ है, यूक्रेन के नीचे की तरफ है, क्रीमिया के पश्चिम की तरफ। तो इसकी अवस्थिति ही पूछी है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, काला सागर में इसकी अवस्थिति है। तो इस स्नेक द्वीप की बात की है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक स्नेक द्वीप कहाँ है, एक स्नेक द्वीप है ब्राजील के पूर्वी तट पर। तो अगर अगली बार आपसे कोई कहे कि हमें कहीं घुमा लाइए मुफ्त में, तो उसे ऑफर कर दीजिएगा कि स्नेक द्वीप चलते हैं ब्राजील के पूर्वी तट पर। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लगभग 3 सालों के अंतराल के बाद हाल ही में अमरनाथ यात्रा को पुनः आरंभ किया गया है। तो अमरनाथ की गुफा के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमेशा की तरह। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह गुफा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब देखिए, जब हम ये देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अमरनाथ की गुफा कहाँ अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है। यह जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश की सीमा के निकट है। तो सबसे पहले इनकी लोकेशंस ही देख लेते हैं। देखिए, ये है पूरी पीर पंजाल श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी, और ये है श्रीनगर। और श्रीनगर की अगर मैं ऐसे डायरेक्शंस बनाऊं, दूसरे कलर से बना लेते हैं। इस पर कौन सा कलर सही रहेगा, इस पर रहेगा ब्लू कलर सही है ना। तो ये है, और ये मैंने बना दी डायरेक्शंस। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, पश्चिम में है, थोड़ी सी उत्तर पश्चिम में है, और दक्षिण में है, और थोड़ी सी दक्षिण पश्चिम में है पीर पंजाल श्रेणी। तो यहाँ पर श्रीनगर के इस साइड क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है, जबकि जो अमरनाथ की गुफाएं हैं वो कहाँ है, तो देखिए उसकी अवस्थिति यहाँ है, ये है अमरनाथ केव। और अमरनाथ केव जो है वो कहाँ हो गई, उत्तर पूर्व में, श्रीनगर के उत्तर पूर्व में, यहाँ कहीं अमरनाथ क्या आएंगी, केव आएंगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, यह गुफा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यह जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश की सीमा के निकट है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में कहाँ कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमा। देखिए हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ, अमरनाथ केव कहाँ है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही उत्तर हुआ डी। हाल ही में डीआरडीओ ने अपने बेंगलुरु स्थित की इकाई में निर्मित एक नए ऑटोनॉमस यूएवी यानी कि ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अब सवाल पूछा गया है कि भारत में वायुयान उद्योग जो है उसके संदर्भ में ये 2 कथन दिए हैं। पहला है कि बेंगलुरु विमान निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। तो बेंगलुरु विमान निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र है, इससे कोई इनकार है, बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी यहीं पर अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, विमानों के परीक्षण उड़ानों के लिए अनुकूल मौसम का होना इस उद्योग के विकास में सहायक है। तो देखिए एक बार हम बेंगलुरु की लोकेशन देखते हैं। बेंगलुरु यहाँ अवस्थित है। अब विमान उड़ान परीक्षण के लिए वहां मौसम का स्टेबल होना जरूरी है। हम जानते हैं कि बेंगलुरु जिस जगह पर है वहां लौटता हुआ मॉनसून यानी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है उसकी वजह से बरसात क्या होती है, बहुत अधिक नहीं होती है। और जब मॉनसून आता है तो उस वक्त वेस्टर्न घाट की वजह से बेंगलुरु क्या होता है, रेन शेडो रीजन में आता है, उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पर क्या नहीं होगी, बरसात बहुत अधिक नहीं होगी। अगर हम वार्षिक रेनफॉल को देखें तो जो बेंगलुरु है वो जिस क्षेत्र में आता है वहां पर 750 से 1000, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है परीक्षण जब होगा तो आसपास के क्षेत्र में भी तो वर्षा कम होनी चाहिए। तो देखिए उसके आसपास के रीजन ऐसे हैं जहां वर्षा बहुत कम हो रही है, 250, 500 है ना। तो इसलिए वहां पर जो मौसम है वो स्टेबल रहता है, और ये बिल्कुल सही बात है कि मौसम स्टेबल रहने की वजह से उद्योग के विकास में ये अनुकूल साबित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला भी ठीक है। अब सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोनों कथन सही है और कथन 2 एक की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में मिलने वाले एक औषधीय पौधे चिनकुरिंजी यानी ग्लूटा ट्रैवेनकोरिका के पौधों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखे गए हैं, जिसके बाद इसके संरक्षण की आवश्यकता क्या हो रही है, महसूस हो रही है। तो सवाल है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको हमें
अवस्थित करना है। ये कुछ आगार है जिस पर सवाल क्या है, बनाया गया है। दिहांग दिबांग जैवमंडल आगार, डिब्रू सैखोवा जैवमंडल आगार, नौक्रेक जैवमंडल आगार और मानस जैवमंडल आगार। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद डिब्रू सिखो ये कहाँ है, असम में, फिर असम में ही मानस है और फिर मेघालय में क्या है, नौक्रेक है। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम। अब जल्दी से टिक कर देते हैं। तो पहला है हमारा 1, फिर है 2, फिर है मानस, फिर है नौक्रेक। मानस और नौक्रेक 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन क्या हुआ, ए। इसका सही उत्तर हो गया ए। तो सवाल में पूछा गया है कि किन नदियों का संबंध किससे है, मालवा के पठार से। और मालवा का पठार कहाँ है, अरावली के पूर्व से, अरावली के पूर्व से मध्य तक, किसके मध्य तक, एमपी मध्य प्रदेश के मध्य तक कौन है, मालवा का पठार है। कौन कौन सी नदियों का संबंध पूछा गया है, लूनी, माही, तापी और शिप्रा। देखिए, संबंध पूछा गया है तो संबंध में दोनों बातें आएंगी, या तो कोई ऐसी नदी जो वहां से निकलती हो, या फिर कोई ऐसी नदी जो वहां से होकर गुजरती हो। तो निकलने वाली नदियां भी इसी में आएंगी और गुजरने वाली नदियां भी। तो अब हमें जल्दी से इन नदियों को देख लेना है। तो लूनी नदी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मालवा का पठार है, ये अरावली रेंज है, और लूनी नदी अरावली रेंज के भी कहाँ है, यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में। तो लूनी नदी का संबंध मालवा के पठार से बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, लूनी नदी कैंसिल। लूनी नदी के कैंसिल होते ही हमारा ए और बी, ए और सी ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकते। सही कूट का चुनाव करना है क्योंकि। अगला है माही। अब माही जो नदी है उसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक तो ये कि ये विंध्य रेंज से निकलती है और मालवा के पठार से होकर गुजरती है। उसके अलावा माही नदी के बारे में याद रखना है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काट करने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार कट कर रही है ये नदी, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। तो ये भी सवाल बन सकता है। तो माही नदी क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये मालवा के पठार से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं तापी और शिप्रा की। तो देखिए, तापी नदी जो है ना वो नर्मदा नदी के भी नीचे की तरफ है, और मालवा का पठार तो नर्मदा नदी के ऊपर की तरफ है, और उसका कुछ क्षेत्र यहाँ भी आता है। तो विंध्य रेंज के पास है, तो तापी नदी का संबंध मालवा के पठार से तो हो नहीं सकता। तो अगेन ये भी क्या हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। अब बचा शिप्रा। अब शिप्रा नदी के बारे में 2 जानकारी याद रखनी है हमें। पहली ये कि शिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ये है चंबल नदी और ये है शिप्रा, तो ये चंबल की सहायक नदी है। तो जो शिप्रा नदी है उसका ध्यान रखना है कि शिप्रा नदी कहाँ है, मालवा के पठार से शिप्रा नदी का संबंध है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो अब पूछा है कि सही कूट, तो सही कूट कौन कौन से हुए, 2 और 4। तो 2 और 4 सही हो गए। तापी नदी निकल गई थी तो बी भी निकल गया। ठीक, अगला, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ के बाद पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों में शेष भारत से कनेक्टिविटी का संकट उत्पन्न हो गया, जिसके बाद पूर्वोत्तर से जुड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की आवश्यकता को बल मिला है। सवाल बनाया गया है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के विकास के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पर विचार करना है। पहला कथन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में से कुछ की राजधानियां अभी भी भारतीय रेल के नेटवर्क से नहीं जुड़ सकी हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहले मैं बता देती हूँ कि बिल्कुल सही है, नहीं जुड़ सकी हैं। अगर हम बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, ठीक, उसके अलावा नागालैंड और मेघालय, इनकी राजधानियां अभी भी कनेक्टेड नहीं है। किस किस की जुड़ी है, अरुणाचल प्रदेश, असम की जुड़ी है, त्रिपुरा की जुड़ी है, ठीक है, इन तीनों की जुड़ चुकी है। अब पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही। दूसरा है कि पूर्वोत्तर के सुदूर क्षेत्रों में रेलवे के विकास में सबसे प्रमुख बाधा प्रतिवर्ष बाढ़ का आना है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, सबसे प्रमुख, यानी जो प्रायोरिटी है कि जिस वजह से जुड़ नहीं पा रही है वो बाढ़ का आना है। तो उसको एक बार हम समझ लेते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, पहले से मैं बता रही हूं आपको,
और गलत होने का रीजन क्या है। देखिए, बाढ़ का इलाका तो ये है, ब्रह्मपुत्र नदी तो ये है, तो बाढ़ का इलाका तो यहाँ है, जबकि हम कह रहे हैं असम की कनेक्टिविटी तो है। कनेक्टिविटी कहाँ नहीं है? कनेक्टिविटी इन रीजन्स में नहीं है, ठीक है, मिजोरम में नहीं है, ठीक है, मणिपुर में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है। तो यहाँ कनेक्टिविटी ना होने का कारण बाढ़ नहीं बल्कि क्या है, ये हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है, ये सारी लेमाटोल रेंज, इनकी वजह से इन क्षेत्रों में क्या है, रेलवे की कनेक्टिविटी में जोड़ने से क्या हो रही है, एक समस्या आ रही है। तो उसका प्रमुख कारण ये हिली रीजन है, ना कि बाढ़ है, क्योंकि बाढ़ तो हम जानते हैं ये वाला क्षेत्र पूरा बाढ़ का है ना। तो इसका ये प्रमुख रीजन नहीं है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि कथन 1 तो सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि कथन 2 तो गलत हो गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ, केवल कथन 1 सही है। स्टेटमेंट है कि हाल ही में तेलंगाना के पेडापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, लगभग 100 मेगावाट है। अब युग्म पर विचार करना है, सीधा सीधा प्रश्न है। इधर सोलर पार्क दिए गए हैं और इधर क्या दी गई है, अवस्थिति दी गई है। भड़ला सोलर पार्क राजस्थान, पावगढ़ सौर पार्क कर्नाटक, कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सौर पार्क आंध्र प्रदेश और कामुती तमिलनाडु। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, भड़ला राजस्थान में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पावगढ़, देखिए ये जो पावगढ़ है ये कर्नाटक में है। तो जो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही है ना, वो ऐसा लगेगा आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये एरिया इस तरह से आता है और यहाँ पर पावगढ़ है ना। तो ये कहाँ हो गया, कर्नाटक में। कर्नूल कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में। और फिर कामुथी कहाँ हुआ, ये हो गया तमिलनाडु में। और यही लगभग हमें दिया भी है, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पूछा है, ये सारे क्या हो गए, सही हो गए। और हमारा उत्तर क्या हो गया, उपर्युक्त सभी, है ना। नहीं, हमने कहा था ना कि हमें टिक करना है। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सुमेलित नहीं है, कोई भी सुमेलित नहीं है जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। तो उत्तर क्या हो गया, कोई भी नहीं, ठीक। तो यहाँ उत्तर उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी सुमेलित हैं और पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। यही वो प्रश्न था जिसके बारे में बार बार कहती हूँ कि आप ऐसे टिक कर लिया करिए कि क्या पूछा है। अगर यहाँ पूछा गया होता सुमेलित है तो उत्तर सी हो जाता, पूछा है सुमेलित नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं हो, सभी सुमेलित हैं। अब यूपीएससी में पूछा गया सवाल 2018 में, ठीक, सेट ए का प्रश्न नंबर था 18। सवाल क्या था कि बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। सवाल क्यों पूछा गया, सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 में अगर न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो यमन और सूडान के बारे में, साउथ सूडान के बारे में बहुत सारी न्यूज लगातार चर्चा में थी। South Sudan close to another famine aid group. Yemen could be worst humanitarian crisis in 50 years. Key facts about the war in Yemen. क्योंकि साउथ सूडान इनमें क्या हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था, और यमन में भी क्या था, बहुत सारे गृह युद्ध चल रहे थे, उसमें खेमे बढ़ गए थे, ईरान एक खेमे में, सऊदी अरब एक खेमे में। तो इन सब के चलते वहां पर क्या हुआ, भुखमरी हुई। इन देशों को अगर हम देखें तो हम जानते हैं ये है साउथ सूडान और सूडान, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें यमन को तो ये है यमन, ठीक। तो उत्तर क्या है, आंख बंद करके यमन और दक्षिणी सूडान, इसका उत्तर डी था, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा रहा तो बहुत सीधा सवाल था। अब हम बात करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभ्यास प्रश्न क्या है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ यानी इंडियन ओशियन रेन एसोसिएशन की स्थापना सन 1997 में हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों के बीच सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह इस संगठन के सदस्यों का है, ठीक है। बहुत सीधा सीधा सवाल है, गूगल भी करेंगे तो उत्तर पा जाएंगे। ऑप्शंस क्या है, कोमोरोस, सेशल्स, मलेशिया, ईरान, कोमोरोस, सेशल्स, सिंगापुर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, सेशल्स, थाईलैंड, सोमालिया,
म्यांमार, सेशल्स, यमन और ईरान। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का, और बने रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस मैप के जरिए बहुत सारे प्रश्न न केवल हल होते हैं बल्कि कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हमें पता चलते हैं जो मैप पर आधारित तो नहीं है लेकिन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी को पुरजोर रखिए और जुड़े रहिए दृष्टि IAS से।